The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. एमए काइनेटिक्स के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपने अपने काइनेटिक्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पार्ट ए में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, पार्ट बी में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और पार्ट सी में आप लोग थ्योरीज को पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपने देखा हुड का कॉन्सेप्ट, वहां से आपने जनरेट की आर्हेनियस की इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर थी लिमिटेशंस, वहां से आप लोग गए गार्डिनरी कंसेप्ट के पास और गार्डिनरी कंसेप्ट के ऊपर बेस आप लोग 2 थ्योरीज अभी तक पढ़ चुके हो, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज को आप लोग पढ़ चुके हो। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट भी आप लोगों ने देख लिया और थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट भी आप लोगों ने देख लिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया काइनेटिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, जहां पर आप लोगों ने सॉल्ट इफेक्ट पढ़ा, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है वो देखा, सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है वो देखा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी लिंडमैन की थ्योरी और लिंडमैन की थ्योरी से पहले आप लोगों ने पढ़ी थी पेरिन का हाइपोथेसिस। आज हम लोग वापस से अपनी सॉल्यूशन काइनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आखिर जो आपके आयंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के हिसाब से, जो आयंस होते हैं जब भी एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं तो पास आते वक्त इनकी वेलोसिटी क्या होती है, उस वेलोसिटी के ऊपर आपका रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 30 of Chemical Kinetics. अभी तक 29 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके बाद सीधा जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा और एक सीरीज के अंदर हमने यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा है। अगर आप भी सीरीज के अंदर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और कुछ भी आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने और फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे अगर सारे के सारे डेरिवेशन भी साथ में पढ़ोगे तो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि आखिर लिंडमैन थ्योरी क्या होती है और लिंडमैन थ्योरी के ऊपर बेस आप लोगों ने 2 ग्राफ प्लॉट किए थे। पहला ग्राफ आपने बनाया था 1/में k डैश और 1/में कंसंट्रेशन ऑफ A के बीच में। सेकंड ग्राफ आपने प्लॉट किया था k डैश और कंसंट्रेशन ऑफ A के बीच में। दोनों ही ग्राफ का सिर्फ एक ही टारगेट था कि आपका K1 निकल जाए, यानी कि रेट कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन स्टेप निकल जाए। लिंडमैन के मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप्स थे। आपके पास पहला स्टेप क्या था कि आपका ए मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, एक एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद वापस भी आ सकता है या फिर प्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो आपके पास क्या हो गए, 3 स्टेप हो गए। पहले स्टेप के रेट कांस्टेंट को फॉरवर्ड स्टेप वाले को क्या बोलते हो, K1 बोलते हो। उस K1 को निकालने के लिए आपके पास 2 ग्राफ थे, उन दोनों ग्राफ का आपको यूज करना है जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर लोग आपसे क्या पूछता है, K1 की वैल्यू को पूछता है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट 2014 का। क्वेश्चन क्या है, स्पीसीज ए अंडरगो रिएक्शन। आपके पास यहाँ पर मैकेनिज्म गिवन है A + A, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है A* प्लस का A, और आपका जो A* है वो प्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मैकेनिज्म को देखते ही अगर आप लोग ये नहीं पहचान पा रहे हो कि ये मैकेनिज्म लिंडमैन का मैकेनिज्म है, तो शायद आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक चीज को समझोगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर दिस रिएक्शन द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एट हाई प्रेशर इज K infinity. The first order rate constant becomes K infinity by 2 when pressure of A becomes A half. The value of K1 will be. तो इस क्वेश्चन को तो हमने डायरेक्टली पढ़ा है, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। सेकंड वाला ग्राफ K डैश और कंसंट्रेशन ऑफ A के बीच में, उस ग्राफ में आपने देखा था कि जब आप लोग A की कंसंट्रेशन को हाई कर देते हो या फिर प्रेशर को हाई कर देते हो, उस केस के अंदर जो आपका K डैश था, जो आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट था, वो आपके प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता और आपका ग्राफ कैसा हो जाता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। अब उस ग्राफ से मान लीजिए आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आया है, इस पॉइंट से अगर आप लोग अपनी वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो आपके पास क्या निकल जाता है, K इंफिनिटी निकल जाता है। इस K इंफिनिटी की वैल्यू कर दो आधा, आप लोग कहां पहुंच जाओगे, K इंफिनिटी बाय 2 पे पहुंच जाओगे। इस K इंफिनिटी बाय 2 से अपने ग्राफ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वहां से आप लोग क्या करो, एक्स एक्सिस के ऊपर फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आपके पास निकल जाएगा A half। और इस A half की वजह से और उस K इंफिनिटी की वजह से आप लोग अपने K1 को निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद किया था कि जो आपका K1 होता है वो आपका बराबर होता है K इंफिनिटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A half। और आपको ये फॉर्मूला एज इट इज याद भी रखना है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूले को ही पहचानना था। तो अगर आपको क्वेश्चन को देखकर लिंडमैन थ्योरी याद आ गई
आपको सेकंड वाला ग्राफ याद आ गया, आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ गया, तो विद इन 10 सेकंड में आप लोग इसको टिक कर दोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ दोगे। तो ये बेसिक फर्क होता है। अगर आप लोग सारे डेरिवेशंस कर जाओगे तो क्वेश्चंस को अप्रोच करना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन को करने में कम टाइम लगता है। ये अगर आप लोग थ्योरीज को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये सेम क्वेश्चन को सोचने के अंदर आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, या फिर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको करने में आपको 2 या 3 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर थ्योरीज को ध्यान से पढ़ोगे, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रख पाओगे, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकंड्स कर पाओगे। और इसीलिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए मैं आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करा रहा हूं, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद रहे, उसको अप्रोच कैसे करते हैं वो भी याद रहे। लास्ट क्लास के मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी लिंडमैन की थ्योरी होती है, जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था 1 में k डैश और 1 में कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में, जो आपका फर्स्ट ग्राफ था, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, जिसका स्लोप आपका k1 होता है, जिसका इंटरसेप्ट आपका k इनवर्स अपॉन में k1 k2 होता है। इस ग्राफ में आपको डेविएशन देखने को मिल जाएगा। और उस डेविएशन की फर्दर स्टडी की थी हिंसलवुड ने, और आपके पास 3-4 साइंटिस्ट और थे। इन साइंटिस्ट का आपको नाम ही याद रखना है। अभी तक CSIR नेट एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया, गेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही IIT जैम के अंदर कोई क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आएगा, और इंट्रोडक्शन में आप लोग याद रखते हो कि आखिर वो चीज़ क्या पढ़, आपके साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, या फिर उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बट एक्सपेरिमेंटली द स्लोप बिकम्स डेविएटेड फ्रॉम लीनियरिटी एट एक्सट्रीमम, यानी कि आपके पास ग्राफ जो था ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाकर, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के ऊपर जाकर हो जाता है, डेविएट हो जाता है। नीचे भी आ सकता है और आपके पास ऊपर भी जा सकता है, यानी कि फर्दर इंप्रूवमेंट इज नीडेड। और ये जो फर्दर इंप्रूवमेंट थी, ये किसने की थी? हिंसलवुड ने की थी। उसके बाद और भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट जो आपके पास किसने की थी? RRKM मॉडल के थ्रू आप लोग उसको बताते हो। ये आपके पास 4 साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट के नाम से आप लोग क्या कर रहे हो? इस मॉडल का नाम रख रहे हो RRKM। इस R का मतलब क्या है? राइस। इस R का मतलब क्या है? रैम्सबर्गर। इस K का मतलब क्या है? कैसल। इस M का मतलब क्या है? मार्कस। और ये चारों के चारों साइंटिस्ट के नाम थे, और इन नाम को आपको याद रखना है। इट मींस फर्दर डेवलपमेंट इज नेसेसरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय हिंसलवुड एंड लेटर और बाय RRKM मॉडल। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अभी तक यहां से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो लिंडमैन हिंसलवुड थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग वापस से जाते हैं अपनी सॉल्यूशन काइनेटिक्स के ऊपर। सॉल्यूशन काइनेटिक्स के अंदर से मैंने आपको कहा था कि आपको यहां पर 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले आपने कहा था कि आपको सोल्ट इफेक्ट पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है कि डिफ्यूजन कंट्रोल काइनेटिक्स क्या होती है, और फिर आपको देखना है कि आखिर सॉल्वेंट का इंपैक्ट क्या होता है। तो सोल्ट इफेक्ट आप लोग पढ़ चुके हो, प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है, सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है, वो आप लोग पढ़ चुके हो। उसके बाद हमने लिंडमैन थ्योरी कहा, लिंडमैन थ्योरी को पढ़ा था बीच में थोड़ा रोक के। अब हम लोग वापस से वहीं से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप लोग सोल्ट इफेक्ट के अंदर देखा था कि आखिर प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है और सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कि आखिर सॉल्वेंट की वजह से आपके रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ जाता है। यानी कि आपकी हेडिंग बन जाएगी काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन, जिसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं कि आपके सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी से आपके रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो वाइडली स्टडीड रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज आर आयनिक इन नेचर। लाइन मैंने आपको वहां पर भी लिखवाई थी, क्योंकि जब भी आप लोग सॉल्यूशन फेज की रिएक्शन पढ़ते हो तो आपके पास आयनिक इन नेचर होती है, यानी कि आप लोग यहां पर चार्जेस को लेकर भी चलते हो। तो जब हमने पढ़ा था सोल्ट इफेक्ट, वहां पर हम लोग चार्जेस को लेकर चले थे और आयनिक स्ट्रेंथ के बात लेकर हम लोगों ने अपने सारे फॉर्मुलेज ड्राइव किए थे। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन आयंस बिकॉज ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू स्टडी द काइनेटिक रिएक्शन। जो आपके पास ये चार्जेस थे, मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज क्या नेगेटिव है, ये चार्ज आपके पास में क्या करते हैं इंटरेक्ट करेंगे, दोनों पास आएंगे, ये पास आ रहे हैं सुबह इंटरेक्ट करेंगे, आपके पास क्या हो जाती है रिएक्शन की फॉर्मेशन, आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन ये पास आ रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं इनकी वेलोसिटी क्या है, और उस वेलोसिटी के ऊपर भी आपका रेट डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए दोनों मॉलिक्यूल को पास आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत धीरे धीरे आपके एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी क्या है बहुत कम है, तो ऑफ कोर्स रेट क्या हो जाएगा बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों आयंस एक दूसरे के पास बहुत तेज आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी तेज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली आपका डिपेंड करने वाला है कि आपका रेट क्या होता है। अब सेकंड चीज यहां पर ये आ जाती है कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में पास आ रहे हैं तो एक तो चार्जेस एक दूसरे को खींचने वाले हैं, चार्ज का फैक्टर यहां पर आने वाला है। साथ में जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो बीच में आपके पास इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी रहने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहां पर दो चार्जेस हैं, ये आपके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास क्या है नेगेटिव चार्ज है। जब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव तरफ अप्रोच करेगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव तरफ अप्रोच करेगा, तो इस टाइम पे इसके बीच में आपके पास यहां पर क्या होने वाले हैं बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी रहने वाले हैं। अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जिसको आप लोग पढ़ते हो कि आपके सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्या बताता है कि उस सॉल्वेंट का कितना विस्कस नेचर है, यानी कि वो जो आपके पास दो चार्जेस आ रहे हैं वो उनको प्रमोट कर रहा है या फिर उनको डिमोट कर रहा है, इनकी स्पीड को तेज करेगा, इनकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। क्या पता डिक्रीज भी ना कर रहा हो इंक्रीज भी ना कर रहा हो, हर एक सॉल्वेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां पर आपके आयंस
इस वेलोसिटी से मूव करेंगे। अगर आपके पास सोल्यूशन किसी और चीज का होगा तो वहां पर आपके पास वेलोसिटी कुछ और हो जाती है। तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपके दो आयंस है वो किस वेलोसिटी के साथ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट आप लोग जनरली क्या लेकर चलते हो, एक्वा सॉल्यूशन लेकर चलते हो। तो पानी का आप लोग यहां पर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद कर लेना, उसके बाद आप यानी कि आपको पानी के एप्सिलॉन की वैल्यू आप लोग याद कर लोगे तो आपकी पूरी थ्योरी हो जाएगी। आपको सिर्फ एक कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर याद करनी है और आपको ये देखना है कि जब ये दोनों आयंस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उस केस के अंदर आपका डेल्टा जी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग यहां पर क्या यूज करने वाले, आप यूज करने वाले थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। जब मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन काइनेटिक्स कैंटो दिया था, वहां पर मैंने कहा था कि तीनों ही पार्ट्स को आप जो सॉल्वेंट का इफेक्ट देखते हो, सोल्ट इफेक्ट देखते हो और डिफ्यूजन कंडक्टेंस देखते हो, तीनों ही के अंदर आप लोग क्या लेकर चलते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट लेकर चलते हो। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास डेल्टा जी आता है। तो डेल्टा जी के अंदर आपको अपने एप्सिलॉन को लेकर आना पड़ेगा और उस एप्सिलॉन को लाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, रेट कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट चेक कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया 2 मिनट रुक जाओ, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इस लाइन को यहां पर पढ़ने वाला हूं। नेक्स्ट लाइन मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप लोग यहां पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू फोकस ऑन वेलोसिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज व्हिच इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो किस वेलोसिटी के साथ अप्रोच करने वाले हैं। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है ए सिंपल एंड यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ स्टडीइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी एंड मे बी अंडरस्टूड बाय ए वेरी सिंपल मॉडल। एक मॉडल आने वाला है, उस मॉडल के थ्रू आप लोग पढ़ोगे कि आपके एप्सिलॉन की वजह से आपके रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। और ये मॉडल आपको क्या बोलते हैं, इस मॉडल आप लोग बोलते हो डबल स्पेयर मॉडल। कि आखिर आपका डबल स्पेयर मॉडल क्या होता है। एक होता है डबल स्पेयर मॉडल, एक होता है आपके पास सिंगल स्पेयर मॉडल। सिंगल स्पेयर मॉडल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डबल स्पेयर मॉडल को डिटेल में पढ़ना है। तो डबल स्पेयर मॉडल आपके पास क्या होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, दो चार्ज स्फीयर हैं। चार्ज स्फीयर आपके पास हो गया, इसके ऊपर चार्ज क्या है, जेड ए इंटू में ए है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, जेड बी इंटू में ए है। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि एक दूसरे के क्या है, बहुत दूर है। जैसे ही एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। मान लीजिए इनके बीच डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, एक्स हो गया, और धीरे धीरे वो घटकर आपके पास क्या हो जाएगा, इनके बीच डिस्टेंस होता है, मान लीजिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, आर कह रहा हूं, तो इनके डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये दोनों आयंस इन्फिनिट डिस्टेंस से आपस में अप्रोच कर रहे हैं और बाद में क्या हो जाएंगे, दूसरे के साथ कोलिजन कर देंगे, आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास कोई चार्ज के स्फीयर आ रहे हैं तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी का यूज करते हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी के हिसाब से आपके पास अगर दो चार्ज आयंस होते हैं तो उनके बीच के फोर्स को कैसे लिखते हो, आप लोग लिखते हो कि एक का चार्ज इंटू में दूसरे का चार्ज, यानी कि Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। ये फॉर्मूला आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते आए हो क्लास 11 से अंदर, लेकिन जब आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि आपका जो आयनिक स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला है उसको प्रूव करेंगे तो वहां पर आपके पास एक एप्सिलॉन और आर भी आपके पास एक टर्म आ जाती है जो कि सॉल्वेंट का क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा Q1 इंटू में Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास रहेगा ही, साथ में एप्सिलॉन और आर भी आ जाएगा। या आपके पास क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, आपके पास क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कि आपके पास सॉल्वेंट कितना विस्कस है उसको रिप्रेजेंट करता है। इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या है, मान लीजिए डिस्टेंस आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस वाले पोजीशन की, यहां पर आपके पास डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, x है, तो यहां पर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है उनके बीच में, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू में x स्क्वायर। ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोग याद रखना कि एप्सिलॉन नॉट के साथ आप लोग क्या लेकर चलते हो, एप्सिलॉन आर भी लेकर चलते हो, और ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, और कुछ सॉल्वेंट के लिए आप लोग इनकी वैल्यू को याद भी कर सकते हो। अब यहाँ पर Q1 आपके पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास ZA इंटू में E है, Q2 आपके पास क्या है, ZB इंटू में E है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, फोर्स का, और फोर्स को क्यों निकाल रहे हैं ये आप लोग थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, ZA इंटू में E ZB इंटू में E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में x का स्क्वायर। अब आपको ये पता है केमिस्ट्री के अंदर कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर कि जो आपका वर्क डन होता है ये आपका बराबर होता है माइनस के F dx के। अगर आपको फोर्स पता है तो आप लोग वहां से क्या निकाल पाओगे, वर्क डन को निकाल पाओगे। अगर आपका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो आपका वर्क डन भी कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन निकलेगा, यानी कि आपके पास क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क निकल जाएगा। और आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैंने कहा था कि जो आपका नॉन मैकेनिकल वर्क होता है वो आपका डेल्टा जी के बराबर होता है। सेम उसी टाइम मैंने आपसे कहा था कि जो आपका डेल्टा जी टोटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक वाला पार्ट भी होता है और उसके आपके पास क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिक वाला पार्ट भी होता है, यानी कि मैकेनिकल वाला पार्ट भी होता है और नॉन मैकेनिकल वाला पार्ट भी होता है। तो आपके पास जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी इसमें आप लोग क्या करें, आपका जो रेट कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, आर टी अपॉन में NaH था, उसके बाद आपके पास क्या था, e⁻⁻ डेल्टा जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइडेड बाय RT था। तो अगर मैं इस डेल्टा
जी डैश के अंदर क्या ले आता हूं, डेल्टा जी को ब्रेक कर लूंगा, डेल्टा जी ट्रांजिशन किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, और आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल के अंदर। मैं क्या करूंगा, डेल्टा जी ट्रांजिशन को ब्रेक कर लूंगा, डेल्टा ई इलेक्ट्रिकल के अंदर और डेल्टा जी नॉन इलेक्ट्रिकल के अंदर। जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा तो डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल के अंदर मैं क्या ले आऊंगा, वर्क डन इलेक्ट्रिकल को ले आऊंगा, और वर्क डन इलेक्ट्रिकल आपके पास क्या है, फोर्स इलेक्ट्रिकल है, और फोर्स इलेक्ट्रिकल आपके पास क्या है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट आर है। यानी कि आप लोग एप्सिलॉन नॉट आर को कहां पर लेकर आ जाओगे, अपने रेट कांस्टेंट के अंदर लेकर आ जाओगे। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के हिसाब से, उसके थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट के हिसाब से जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो आपका बराबर होता है RT अपॉन में NaH e रेज टू द पावर डेल्टा जी डबल डैगर अपॉन में RT। अब ये जो आपके पास डेल्टा जी डबल डैगर है इसको आप लोग ब्रेक कर सकते हो, डेल्टा जी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लस डेल्टा जी ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल। डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल से आप लोग क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो, यानी कि वर्क डन से आप लोग क्या निकाल सकते हो, डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल को निकाल सकते हो। यानी कि डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल जगह आप लोग क्या निकाल सकते हो, वर्क डन इलेक्ट्रिकल लिख सकते हो, और वर्क डन इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके पास फोर्स इलेक्ट्रिकल आ रहा है, और फोर्स इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके पास एप्सिलॉन नॉट आर है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट आर भी आपके पास रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करता है उसका कुछ डेरिवेशन आप लोग देख लो। लास्ट के अंदर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट याद करनी है, स्टेटमेंट के ऊपर बेस आपके पास क्वेश्चन आया है CSIR नेट के अंदर, क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। लेट अस कंसीडर ZA एंड ZB इंडिकेट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयंस। इनिशियली द आयंस आर एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड इन द एक्टिवेटेड स्टेट दे आर कंसीडर्ड एज इंटैक्ट एंड दे आर DAB डिस्टेंस अपार्ट। व्हेन द आयंस आर x डिस्टेंस अपार्ट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मैं मानकर चल रहा हूं कि दोनों आयंस पहले क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर है, उसके बाद ये कहां पर आ गए, x के ऊपर आ गए, फिर ये दोनों क्या कर गए, दूसरे के साथ इंटैक्ट कर गए, और इस टाइम के ऊपर इनके न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, DAB बोलकर चल रहा हूं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के x डिस्टेंस अपार्ट थे उस टाइम पे इनके बीच का जो फोर्स था उसके एक्सप्रेशन को आपको पता है आपके पास क्या होता है, F आपके पास हो जाएगा ZA इंटू में E ZB इंटू में E अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R x का स्क्वायर। आप लोग क्या बोलते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको आप लोग क्या बोलते हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो। सोल्वेंट टू सोल्वेंट वेरी करेगा, जो सोल्वेंट होता है उसके हिसाब से आप लोग क्या लगाना पड़ता है, एप्सिलॉन R लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल वर्क दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ आयंस, दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ आयन इज, आपके पास यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा W इलेक्ट्रिकल, आपके पास क्या होता है, माइनस का F dx होता है, या आपके पास क्या होता है, dW होता है। मैंने यहां पर क्या कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, आपके पास क्या निकल जाएगा, W इलेक्ट्रिकल आपके पास निकल जाएगा। तो यहां पर मैं इसको डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं। लिमिट्स क्या रहेगी, आपके पास x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी से शुरू होकर कहां पे आ रहा है, आपके पास DAB तक आ रहा है। तो आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, यहां पर आप लगा दोगे DAB लगा दोगे। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, F के एक्सप्रेशन को पुट करना है, उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, आपके पास W इलेक्ट्रिकल निकल जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, F की वैल्यू को पुट किया हुआ है, ZA ZB E का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R x का स्क्वायर। ये सब आपके पास क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। किसी एक सॉल्वेंट के लिए आपके पास क्या होने वाला है, एप्सिलॉन R भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये सब आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट, सबको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। मतलब आपके पास क्या बच गया, dx अपॉन में x स्क्वायर बच गया, और x स्क्वायर का 1 अपॉन में x स्क्वायर का आपके पास जो इंटीग्रेशन वो आपके पास क्या होता है, माइनस का 1/x होता है। तो उसको मैंने यहां पर डायरेक्टली कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स को पुट कर दिया। पहले पुट करोगे अपर लिमिट, फिर पुट करोगे लोअर लिमिट, तो आपकी लिमिट को यहां पर पुट कर लो, सॉल्व करो, आपके पास क्या निकल जाएगा, W इलेक्ट्रिकल निकल जाएगा, ZA इंटू में ZB E का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का R DAB आपके पास यहां पर नीचे साथ में आएगा। तो इस DAB को मैंने क्या कर दिया, अलग से लिख दिया, सारे के सारे कांस्टेंट को मैंने यहां पर अलग से लिख दिया। इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है, लेकिन इस फॉर्मूले का हम लोग आगे डेरिवेशन के अंदर यूज करने वाले हैं। द वर्क W इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन टू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। टू मेक इट मोलर क्वांटिटी वी में राइट एज, अगर आपको इसको मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, ये आप लोग निकाल रहे हो पर मोलिक्यूल के लिए, अगर हमें निकालना है मोलर के अंदर तो आप लोग क्या कर दो, इसको Na से सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका W इलेक्ट्रिकल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा Na इंटू में ZA इंटू में ZB E का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू में 1 अपॉन में DB। अब आप इस W इलेक्ट्रिकल क्या बोल सकते हो, डेल्टा G डबल डैगर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो। डेल्टा G के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल भी होता है और नॉन इलेक्ट्रिकल भी होता है। तो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आप कैसे निकालते हो, W इलेक्ट्रिकल से निकालते हो। तो आपका जो डेल्टा G डबल डैगर इलेक्ट्रिकल आपके पास क्या निकल कर आ गया, वो ये फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आपके पास जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी उसका मैं यहां पर यूज करूंगा। उससे पहले मैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो आपके पास डेल्टा G टोटल होता है, आपके पास क्या होता है, डेल्टा G इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, और ये आपके पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है। तो अब मैंने क्या पता है, मुझे पता है कि फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो आपका रेट कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, वो RT अपॉन में NaH इंटू में E रेज टू द पावर माइनस डेल्टा G डबल डैगर अपॉन में RT। इसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक्सपेंड करके लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लिख दिया, और आपके पास नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैंने क्या कर दिया, अलग से लिख दिया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल लेकर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग से लिख दिया। आपको पता है कि E रेज टू द पावर x आपके पास क्या होता है, E रेज टू द पावर x इंटू में E रेज टू द पावर y होता है। तो मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद मैंने आपको लिंडमैन थ्योरी पहले पढ़ाई थी, क्योंकि मैंने जानबूझकर पहले पढ़ाई है, क्योंकि वहां पर आप लोग जनरल
वाले पार्ट में क्या लेकर चल रहे थे, के नोट लेकर चल रहे थे। सेम उसी तरीके से हम भी यहां पर अपने एक स्टैंडर्ड रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर देंगे कि जिस टाइम पे वो सॉल्वेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं है उस टाइम के ऊपर रेट क्या हो रहा है। जब सॉल्वेंट नहीं होगा उस टाइम के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली डेल्टा जी भी नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट की वजह से ही आपके पास वो डेल्टा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला था। तो जब डेल्टा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, उस केस में आपके पास क्या बोल दोगे, आपको उसको आप लोग स्टैंडर्ड रेट कांस्टेंट बोल दो। यानी कि जो आपके पास ये स्टार्टिंग वाली टर्म है, इस टर्म को आप लोग क्या बोल सकते हो, ये आपके पास वो रेट कांस्टेंट होगा जिस केस के अंदर आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, के नोट बोल दिया। इस टर्म को मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। मैंने सोल्व करेंगे इसको क्या कर दिया, मैंने दोनों साइड मैंने यहां पर क्या ले लिया है, नेचुरल लॉगरिथम ले लिया है। नेचुरल लॉग लेकर मैंने इसको एक्सपेंड किया, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ln k इज इक्वल टू ln k नोट माइनस, यहां पर मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया हुआ है। इसके अलावा पास क्या थी, na zb e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r अपॉन इनटू में rt, और यहां पर आपके पास साथ में क्या है 1 अपॉन में dab भी है। अब ये एक्सप्रेशन आपको याद नहीं करना, लेकिन इस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस आपको दो ग्राफ याद करने हैं और उस ग्राफ के ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो एक्सप्रेशन याद करना भी ज्यादा मुश्किल है नहीं, आप लोग इसको भी याद कर सकते हो क्योंकि आपने इतना तो याद किया ही हुआ है। तो इतने याद करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू को पुट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्स के एक्सप्रेशन को याद करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को आपको याद करना है, और उसको मोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पर क्या लगाकर चलना है, Na को लगाकर चलना है। डिवाइड बाय RT आपके पास यहां पर पहले से ही था, और 1 अपॉन DA भी आपके पास कहां पर आ जाएगा, फोर्स के एक्सप्रेशन के अंदर ही आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, एक एक्सप्रेशन को ऐड करके आपको यहां पर इस इक्वेशन को याद करना है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपके पास, अगर आप लोगों ने यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश की, ln k के बीच में, मान लीजिए आपके पास ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, ln k के बीच में आपके पास ग्राफ बन रहा है, और आपके पास यहां पर एप्सिलॉन r के बीच में ग्राफ बन रहा है 1 अपॉन में एप्सिलॉन r। आपके पास DAB क्या होने वाला है, कांस्टेंट, किसी भी दो एटम के बीच डिस्टेंस आपके पास लास्ट में क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। या आपके पास क्या है, RT है, कांस्टेंट रहेगा, ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ये क्या आपके पास सारा सब कुछ कांस्टेंट ही है। तो यानी कि आपके पास सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी क्या करेगा, आपके पास एप्सिलॉन r वेरी करेगा, और सॉल्वेंट के वेरी करने के ऊपर आपके पास क्या करेगा, ये रेट कांस्टेंट वेरी करेगा। यानी कि यहां पर दो वेरिएबल पास क्या हो गए, ln k आपके पास यहां पर वेरिएबल हो गया, और आपके पास वेरिएबल यहां पर क्या हो गया, एप्सिलॉन r आपके पास वेरिएबल हो गया। तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी आपके पास ln k इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस का, ऊपर भी आपके पास यहां पर क्या कांस्टेंट है, तो a तो नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन r बन जाएगा। तो इस टाइप की आपके पास एक इक्वेशन बन गई। और अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे ln k और 1 अपॉन में एप्सिलॉन r के बीच में, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी जिसका स्लोप आपके पास नेगेटिव होने वाला है, और ये आपके पास क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव तब होगा जब आपके पास a हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहां पर आपके पास जो a है, इसके आपके पास यहां पर क्या है, इसमें आपके पास ZA आ रहा है और आपके पास ZB आ रहा है, और ZA भी चार्ज है, ZB भी चार्ज है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो ZA ZB क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दोनों चार्ज अगर नेगेटिव हुए तो ZA ZB क्या रहेगा, आपके पास पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव रहा तो आपके पास ZA इंटू में ZB क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि कुछ चार्जेस के कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास ये स्लोप पॉजिटिव आने वाला है, कुछ चार्जेस के कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास ये स्लोप आपके पास क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो देख लेते हैं किसके लिए क्या आएगा। अगर आपके पास ZA ZB पॉजिटिव होता है, यानी कि दोनों की दोनों चार्ज आपके पास कैसे हैं, सेम है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, उस केस के अंदर आपके पास ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि स्लोप आपके पास हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और आपका ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ आपको अपने ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। और यहां से आप लोग बोल सकते हो कि आपके एप्सिलॉन r के वैल्यू को बढ़ने से आपके k की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर दोनों आपके पास जो स्पीशीज के ऊपर चार्ज क्या है, सेम है, उस केस के अंदर सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने से आपका रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी के ऊपर CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन बात करते हैं कि अगर आपका ZA ZB नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में आपका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आप लोग बोल सकते हो कि आपके एप्सिलॉन r की वैल्यू के बढ़ने से आपका जो k है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप लोग यहां पर सामने देख सकते हो। तो आप लोग इसको समझ गए हो। अब आपको क्वेश्चन को अप्लाई करना है कि क्वेश्चन के ऊपर आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है CXN 2016 का। क्वेश्चन क्या है, फॉर द केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, CH2ClCO नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स CH2OHCO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब स्टेटमेंट आपके पास यहां पर जो 4 पेपर के अंदर आई थी वो आपके पास आई थी A B C और आपके पास यहां पर E। लेकिन इस A स्टेटमेंट को अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैंने इस स्टेटमेंट को इस क्वेश्चन से अभी तक साइड में कर दिया है। वैसे भी स्टेटमेंट आपके पास सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सही क्यों नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से एंट्रोपी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और यही आप लोग कहां पढ़ने वाले, स्टेटमेंट को आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हो। तो इसकी जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, नन ऑफ द अबव लिख दिया है। स्टेटमेंट आपके पास यहां पर क्या क्या है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट।
कांस्टेंट। यहाँ पर बी स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, इंक्रीज ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज द रेट कांस्टेंट। तो आयनिक स्ट्रेंथ की डिपेंडेंस और प्रेशर की डिपेंडेंस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही सॉल्ट इफेक्ट के अंदर, और वैसे भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके पास क्या है, फॉल्स है। आप लोग पढ़ते ही समझ गए होंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर चार्जेस कैसे दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, ये भी नेगेटिव आपके पास, ये भी क्या है, दोनों नेगेटिव हैं, और उसके हिसाब से आप लोग प्रेशर का और अपने आयनिक स्ट्रेंथ की चीजों को समझ सकते हो। आयनिक स्ट्रेंथ को आप लोग बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन मैंने सॉल्ट इफेक्ट के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट्स कवर करा रखी हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है यही आपके पास ट्रू है, और ये क्या है, सही आंसर है। लेकिन ये सही आंसर आप तब निकाल पाओगे जब आपने पढ़ा होगा कि आखिर आपका डबल स्पेयर मॉडल क्या कहता है। स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर क्या लिखी हुई है, इंक्रीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट। मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूं आप यहाँ से कुछ सीखो। यहाँ सीखने का आपके पास ये है कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। कि आपके पास यहाँ पर दो स्पीसीज है, और दोनों ही स्पीसीज के ऊपर चार्ज आपके पास कैसा है, इस पे भी नेगेटिव है और आपके पास इसके ऊपर भी नेगेटिव है। और अगर आपके पास दोनों ही स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव होते हैं तो आपने अभी अभी देखा है कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। आपने देखा है कि आपके एप्सिलॉन आर की वैल्यू को बढ़ने से आपका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बातें याद करनी है। उसके ऊपर आपके पास ये स्टेटमेंट थी, इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, और ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सही है। ये आपने सीखा डबल स्फीयर मॉडल के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके पास एंट्रोपी का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका निकाला है इसके अंदर आपके पास एंट्रोपी भी आएगा, क्योंकि आपके पास जो डेल्टा जी होता है इसके ऊपर आपका डेल्टा एस भी डिपेंड होता है। मैंने कहां पढ़ा है, थर्मो के अंदर पढ़ा है। और डेल्टा जी का कंट्रीब्यूशन डेल्टा एस के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने यहां से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।